जय हिंद दोस्तों। आज 4 जून 2022 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करेंगे जो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या किसी भी वनडे एग्जाम के तीनों ही पर्सपेक्टिव, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों ही पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होगा। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ शेयर कर दें। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और वीडियो को निश्चित तौर पर लाइक कर दें। साथ ही साथ जिन लोगों ने हमारे टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किया है जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या टेलीग्राम पे जाएंगे, विजडम एजुकेशन सर्च करेंगे, हमारा चैनल आपको मिल जाएगा। वहाँ पे इसी तरह से न्यूज़ को, जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ होता है उसको टिक करके मैं प्रोवाइड करता हूँ ताकि इस न्यूज़ को आप लोग पढ़ सकते हैं। देखिए 2022 में न सिर्फ गर्मी पड़ रहा है बल्कि ओजोन का भी रिकॉर्ड स्तर देखा गया है। धरती पे जो ओजोन पाया जाता है, हमारे यहाँ जो ओजोन पाया जाता है, वो ओजोन स्वास्थ्य के लिए काफ़ी नुकसानदेह होता है। और जो ओजोन परत में जो ओजोन पाया जाता है वो कहीं न कहीं प्रकृति के लिए और पृथ्वी दोनों के लिए ही सही होता है, अच्छा होता है। तो इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा, इस न्यूज़ को पढ़ लीजिएगा। व्हाट्सएप के आधार पे नहीं हो सकती अवैध मतांतरण की जांच, हाईकोर्ट। दिल्ली उच्च न्यायालय के द्वारा ये कहा गया है कि व्हाट्सएप के माध्यम से वो मतांतरण की जांच नहीं कर सकते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है कि व्हाट्सएप को बहुत हद तक वैध नहीं मान सकते हैं, या उस पर जो सूचना है उनको जो है कहीं न कहीं माननीय न्यायालय के द्वारा वैध नहीं माना जाता पूरी तरह से। देखिए आज का जो सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, मुझे ये लग रहा है जो सबसे हॉट और सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ कर सकते हैं, न्यूज़ ऑफ द डे ये है। और इसको मैंने काफ़ी डिटेल में पढ़ा है इस न्यूज़ को। भारत किसी धुरी में नहीं, खुद में एक ताकत, जयशंकर। अभी हमारे देश के जो माननीय विदेश मंत्री हैं वो यूरोप की यात्रा पे हैं और वहीं पे एक सम्मेलन के दौरान इन्होंने कहा है कि यूरोप एक मानसिकता से बाहर निकले, चूँकि यूरोप की ये मानसिकता है कि यूरोप की समस्या पूरे देश की पूरे विश्व की समस्या है, लेकिन विश्व की समस्या कभी यूरोप की समस्या नहीं है। जैसे आज यूरोप के देश भारत से क्वेश्चन पूछते हैं कि आप यूक्रेन के साइड में हैं या रूस के साइड में। क्या आपने सुना है कि जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध होता था या भारत और चीन का युद्ध होता था तो यूरोप के किसी देश से हम ये पूछते हैं थे कि क्या आप भारत के पक्ष में या चीन के पक्ष में? तो यूरोप जो है औपनिवेशिक मानसिकता से आज भी गिरा हुआ है और उसको आज भी लगता है कि यूरोप की समस्या पूरे विश्व की समस्या, ये यूरोप को लगता है, लेकिन विश्व की समस्या यूरोप की समस्या है, ये यूरोप नहीं मानता। तो ये बहुत बड़ा कटाक्ष जो है हमारे देश के विदेश मंत्री ने किया वहाँ पे चर्चा करते वक्त। निश्चित तौर पे एक शानदार, मैं कहूँगा कि स्टेटमेंट भारत के द्वारा दिया गया कि भारत को लगातार हमेशा कहा जाता है कि आप किसके पक्ष में हैं, अमेरिका के पक्ष में है या चीन के पक्ष में है, या अमेरिका के पक्ष में या रूस के पक्ष में है। तो हम किसी के पक्ष में नहीं है। भारत अपनी सॉवरेनिटी को सबसे पहले देखेगा, भारत अपने हित को पहले देखेगा। इनफैक्ट एक अमेरिका के ही विदेश मंत्री रहे हैं हेनरी किसिंजर, और उनका एक फेमस कोटेशन था, अमेरिका हैज़ नो परमानेंट फ्रेंड और एनिमीज, ओनली इंटरेस्ट। अमेरिका का ना तो कोई परमानेंट दोस्त है और ना ही परमानेंट दुश्मन है, केवल इंटरेस्ट होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध में ना तो कोई परमानेंट दोस्त होता है, ना ही कोई परमानेंट दुश्मन होता है, बल्कि परमानेंट हित निहित होता है। भारत वही करेगा जो भारत के हित में है। और हेनरी किसिंजर जो है अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन के विदेश मंत्री थे, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट शख्सियत हैं अमेरिका के। देखिए विदेश नीति में 500 इम्पॉर्टेंट है। एक तो सम्मान, जो विदेश नीति में एक देश दूसरे देश का सम्मान करे, दूसरे की सॉवरेनिटी का सम्मान करे। दूसरा है संवाद, तीसरा है सहयोग, चौथा है शांति और पांचवा है सार्वभौमिक। तो ये 5 चीज़ जो है विदेश नीति का आधार स्तंभ है वर्तमान में। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, भारत की वर्तमान की विदेश नीति क्या है। अगर मुझे समय मिलेगा तो मैं इस टॉपिक पे डिटेल से डिस्कस कर दूंगा कि आखिर विदेश नीति किस तरह से भारत की परिवर्तित हो रही है और विदेश नीति में क्या नया भारत में दिख रहा है। देखिए भारत की जब विदेश नीति वर्तमान में है तो एक तो कह सकते हैं कि भारत एक्ट ईस्ट पॉलिसी की ओर चल रहा है। पहले हमारा लुक ईस्ट पॉलिसी था, अब उस लुक ईस्ट को हमने कन्वर्ट कर दिया है एक्ट ईस्ट पॉलिसी में। दूसरा है कि सार्क से दूर हटता है और बिम्स्टेक की ओर अग्रसर होता है।
तो सार्क से एक तरफ से हम दूर हट रहे हैं और बिम्स्टेक की ओर जा रहे हैं। ये भी भारत के वर्तमान की विदेश नीति में दिख रहा है। नाम से भी भारत कहीं न कहीं दूर हो रहा है। नाम भी कहीं न कहीं अप्रासंगिक सा लगभग हो गया, पूरी तरह से अप्रासंगिक नहीं हो गया, लेकिन अप्रासंगिकता की ओर बढ़ रहा है। देखिए, नाम की प्रासंगिकता आज भी है। अगर पूरी तरह से प्रासंगिक नाम पूरी तरह से अप्रासंगिक हो गया, ये मैं नहीं कहता। क्यों? क्योंकि आज भी देखिए, रूस और यूक्रेन की जो लड़ाई हो रही है, ये अप्रत्यक्ष तौर पे कहिए अमेरिका और रूस की जो लड़ाई हो रही है, उस लड़ाई में भारत किसी के पक्ष में नहीं है। तो नाम का जो कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को आज भी हम इम्प्लाई करते हैं, उसको मानते हैं आज भी। लेकिन बावजूद नाम में जो भारत की लगातार भागीदारी हो रही थी, वो भागीदारी थोड़ी सी सीमित हुई है। अमेरिका और रूस में भारत संतुलन बनाने का प्रयास कर रहा है। दोनों ही देश एक दूसरे का विरोधी है, लेकिन कोशिश करता है दोनों से संतुलन बनाए, और दोनों के साथ भारत के संबंध ठीक ठाक हैं, अच्छे संबंध हैं। अमेरिका प्रतिबंध के बावजूद भारत रूस से तेल परचेज कर रहा है। भारत की विदेश नीति में एक सबसे बड़ा परिवर्तन आप देखिएगा कि दो विदेशी देश जो एक दूसरे के साथ कह सकते हैं कि दूरी में है, या दो दुश्मन देश के साथ भारत का दोनों के साथ अच्छा संबंध रहा है। जैसे अमेरिका और रूस दोनों दुश्मन देश हैं एक दूसरे का, लेकिन दोनों के साथ भारत का अच्छा संबंध है। इसी तरह से आप देखिएगा फिलिस्तीन और इजराइल, दो एक दूसरे का विरोधी देश है, लेकिन दोनों के साथ भारत का अच्छा संबंध है। सऊदी और ईरान देख लीजिए, सऊदी पूरी तरह से सुन्नी कंट्री है और ईरान पूरी तरह से शिया कंट्री है। सऊदी शिया और सुन्नी का विवाद काफ़ी पुराना विवाद है। तो सऊदी और ईरान एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते हैं, लेकिन दोनों के साथ भारत का अच्छा संबंध है। सऊदी और इजराइल, हालांकि अब तो संबंध बेहतर हुए हैं, लेकिन जब संबंध बेहतर नहीं थे सऊदी और इजराइल में, उस समय में भी भारत का सऊदी और इजराइल दोनों के साथ अच्छा संबंध था। अंतर्राष्ट्रीय संगठन का केंद्र बिंदु भारत बन रहा है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना किया है भारत ने, और CDRI की भी स्थापना भारत में किया गया। भारत की सॉफ्ट डिप्लोमेसी और 4D पॉलिसी। भारत की सॉफ्ट डिप्लोमेसी मतलब अभी देखिएगा, जैसे इनका गांधी जी का जो जन्मदिवस मनाया गया था, 150वां जन्मदिवस जो मनाया गया, तो वो हमने देखा क्या कि लगभग विश्व के लगभग आई थिंक 150 से अधिक देशों में गांधी जी की 150वीं जयंती को मनाया गया। तो ये इम्पैक्ट है वर्तमान में, ये इम्पैक्ट वर्तमान में है कि किस तरह से गांधी जी को विश्व भर में लोग मान्यता दे रहा है। तो ये भारत की सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी है। 150 देशों में गांधी जयंती मनाया जाना, इसका मतलब 150 देश गांधी जी को रिकॉग्नाइज कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष तौर पर कहीं न कहीं भारत का प्रभाव वहाँ पे है। इसी को सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी कहा गया। हमारा जो मूवी है, बॉलीवुड है, वो भी एक सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी का आधार है। इसके अलावा 4D पॉलिसी आप देखिएगा, डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी, डिमांड एंड स्पेशली अलॉन्ग विथ डिसाइसिवनेस, ये चार चीज़ हमारे जो है डिप्लोमेसी का आधार स्तंभ है। डेमोक्रेसी है, डेमोग्राफी है, डिमांड है, और डिसाइसिवनेस मतलब डिसीजन लेने की क्षमता। भारत अपनी दशकों पुरानी सुरक्षात्मक नीति से बदलते हुए कुछ हद तक आक्रामक नीति को और अग्रसर हो रहा है। ये भी देखिएगा कि चीन के साथ किस तरह से हम सुरक्षात्मक पॉलिसी पे चलते थे। आज हम ये किए हैं कि चीन हमको घेरने की अगर रणनीति लाएगी तो हम भी चीन को घेरने की रणनीति लाएंगे। चीन अगर हिंद महासागर में आने का प्रयास करेगा तो हम भी साउथ चाइना सी में इंटर करेंगे। तो इस तरह से आक्रामक पॉलिसी भी भारत अपना रहा है। इसका सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में आप देख सकते हैं, बालाकोट स्ट्राइक के रूप में भी देख सकते हैं। तो भारत अपनी पॉलिसी कुछ हद तक चेंज कर रहा है। अब देखिए हमारे देश के विदेश मंत्री ने क्या कहा। एक तो ये कहा कि यूरोप की समस्या पूरे विश्व की समस्या है और विश्व की समस्या यूरोप की समस्या नहीं है, यूरोप को इस मानसिकता से बाहर आना चाहिए। दूसरा है कि भारत किसी समूह के साथ नहीं है। अगर हम किसी देश के साथ नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि हम दूसरे के विरोध में, राइट। अगर हम रूस के पक्ष में अगर खड़े नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अमेरिका के विरोध में, राइट, या रूस के विरोध में अगर हम खड़े नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अमेरिका के पक्ष में नहीं हैं। तो इस तरह से कंपेयर नहीं करना चाहिए। तीसरा है कि आज विश्व के सामने आतंकवाद का मुद्दा है, जलवायु परिवर्तन का मुद्दा है और अन्य मुद्दा है जो भारत के बिना जिसको सॉल्व नहीं किया जा सकता। तो काफ़ी अच्छा एडिटोरियल है, यहाँ पे तो दिया ही है, इसको आप लोग पढ़िएगा, आर्टिकल है
और यहाँ पे भी दिया हुआ, और इस पे मेरे पास पहले से भी डाटा काफ़ी रहा है, जो कि विदेश नीति को काफ़ी मैं क्लोजली फॉलो कर रहा हूँ। तो मैंने कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपके साथ डिस्कस कर दिया है। बाकी विदेश नीति पे कभी चर्चा होगा तो मैं डिटेल से डिस्कस कर दूंगा कि आखिर विदेश नीति किस तरह से भारत की बदल रही है। अब देखिए, घाटी में रहेंगे कश्मीरी हिंदू, ये जो है आर्टिकल भी आज एक दिया हुआ है, एडिटोरियल दिया हुआ है घाटी में कश्मीरी हिंदू को लेकर के। लेकिन ये जो कश्मीर में घाटी में क्या हो रहा है वर्तमान में, किस तरह से टारगेट किलिंग हो रहे हैं, 22 दिन में 8 लोगों की मौत हो गई है। टारगेट किलिंग का मतलब क्या हो रहा है कि कश्मीर में जो आतंकवादी पहले बम फेंकते थे या बम विस्फोट करते थे, तो उसमें क्या होता था कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मारे जाते थे। अब क्या है कि उनके पास एक डाटा है कि हाँ, इस स्कूल में ये प्रोफेसर, उसका फोटो भी उसके पास होगा कि ये हिंदू है या सिख है, बौद्ध है, जैन है, उसको जाकर के मार देना, बाकी अन्य को नुकसान नहीं पहुंचाना, सिर्फ उसी को मारना। तो ये घटना कश्मीर में हो रही थी, उसी को लेकर के हमारे देश के गृह मंत्री ने मीटिंग किया और एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन ये लिया गया है कि कश्मीर में जो लोग हैं उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत सरकार निभाएगी, या कश्मीर में जहाँ पे जो घाटी है या जहाँ पे अन्य समुदाय के लोग रहते हैं, हिंदू समुदाय के लोग रहते हैं या अन्य समुदाय के लोग रहते हैं, उसकी सुरक्षा की भी जिम्मेदारी केंद्र सरकार लेगी या कह सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट लेगी। और वहाँ पे हो सकता है तो फोर्स वगैरह की भी नियुक्ति किया जाएगा या पुलिस वगैरह बलों की नियुक्ति भी किया जाएगा। तो इस तरह का डिसीजन कल चर्चा लिया गया है। हाँ, ऐसा नहीं है कि उनको कश्मीर में जो हिंदू रह रहे हैं उसको जम्मू में शिफ्ट किया जाएगा, इस तरह का कोई बात नहीं हुआ। अब देखिए आरटीआई पे इस टॉपिक पे मैं डिस्कस बहुत डिटेल से जो है, मान लीजिए ये जो टॉपिक है कि कश्मीर में क्या क्या हो रहा है वर्तमान, उसका क्या क्या समाधान हो सकता है, तो कुछ समाधान जो यहाँ पे चर्चा किया गया वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया। बाकी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो मैं देख रहा हूँ कि अभी चर्चा में चल रहा है और कई जगह लोगों से पूछा भी जाता है, मेंस में भी पूछता है कि आखिर आर्टिकल 370 को जो हम लोग हटाएं, उस हटाने का क्या बेनिफिट हुआ, क्या 2 साल में हमको मिला। 2 साल से अभी ज़्यादा हो गए होंगे, तो 2 से 3 साल, 2.5 साल क्रॉस हो गया, उस 2.5 साल में हमें क्या बेनिफिट हुआ। तो पहला कह सकते हैं आप कि वाल्मीकि समुदाय, गोरखा समुदाय और पाकिस्तान से लौटे हुए शरणार्थी को समान हक मिला है। वाल्मीकि समुदाय बेसिकली दलित समुदाय था जो पंजाब का था, वो आज़ादी से पहले ही कश्मीर चला गया था और वहाँ पे जो रईस लोग थे उसके यहाँ जाकर के दरबारी करता था या उसका काम करता था। लेकिन आप देखिए कि वहाँ पे कश्मीर की नागरिकता उसे नहीं दिया गया था वाल्मीकि समुदाय के लोगों को। गोरखा समुदाय जो रहता था नेपाल वगैरह से आया हुआ, उनको भी वहाँ पे नागरिकता नहीं दिया गया था। इनफैक्ट पाकिस्तान से जो लौटे हुए शरणार्थी थे जिसमें मुस्लिम लोग भी थे, उसे भी कश्मीर की नागरिकता नहीं दिया गया था। तो जब हम आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन किए हैं, उसके बाद हमने वहाँ पे इन लोगों को कश्मीर की नागरिकता दिया है या भारत की नागरिकता दिया है। कश्मीर की नागरिकता तो नहीं कहूँगा, लेकिन भारत की नागरिकता दिया है। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला है। पहले क्या होता था कि एक महिला, कश्मीर की एक महिला मान लीजिए, वो कश्मीर के ही किसी अन्य पुरुष से शादी करेगी तो ठीक है, लेकिन कश्मीर की एक महिला अगर मान लीजिए कि दिल्ली के किसी लड़का से शादी की, तो ऐसे कंडीशन में वो महिला फिर जाकर के कश्मीर में ज़मीन तक परचेज नहीं कर सकती थी। तो ये सब जो है महिला सशक्तिकरण की राह में बाधा था। कश्मीर की महिला या कोई भी महिला कश्मीर में जाकर के ज़मीन परचेज कर सकता है, कोई भी ज़मीन परचेज कर सकता है, और कहीं के संपत्ति में भी भागीदारी अब उनको मिलेगा, वहाँ पे पैतृक संपत्ति में भी भागीदारी मिलेगा। सत्ता का विकेंद्रीकरण मजबूत हुआ है और 13 वर्ष के बाद स्थानीय निकाय चुनाव संपन्न हुए हैं और काफ़ी लोग ने वहाँ पे वोट किया। इसके अलावा केंद्र सरकार ने चिनाब नदी पे पाकल दुल परियोजना 1000 मेगावाट की है और 624 मेगावाट की कीरू परियोजना, इसको शुरुआत किया। फरवरी 2020 से लद्दाख में पूरे 24 घंटे बिजली रह रहे हैं। पर्यटन साल भर वहाँ पे आ रहे हैं और अभी का जो चर्चा है इस न्यूज़ में अगर आप देखिएगा तो 10 लाख से अधिक पर्यटक जो है इस वर्ष कश्मीर आ चुके हैं और 15 जून को कश्मीर फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है, उसमें भी काफ़ी मात्रा में लोग आएंगे। इसके अलावा अगर हम देखें कुछ और पॉइंट, सोवा रिक्पालता की स्थानीय चिकित्सा पद्धति है, उसके लिए यहाँ पे रिसर्च सेंटर की स्थापना किया जा रहा है। मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज खुल रहे हैं।
786 MSME को वहाँ पे मंजूरी दिया गया है। लद्दाख में विंटर टूरिज्म और विंटर खेल को बढ़ावा दिया जा रहा है। कनेक्टिविटी की समस्या को दूर किया जा रहा है, रोड बन रहे हैं, सड़क बन रहे हैं, हाईवे बन रहे हैं। इसी तरह से आप देखिएगा ट्रेन वगैरह का नेटवर्क भी जुड़ रहा है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर आधिकारिक भाषा विधि 2020 को लागू किया गया है, जहाँ पे कश्मीरी, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी और डोंगरी ये 5 भाषा को राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया है, जो कश्मीर की राजकीय भाषा होगी। इसके अलावा देखेंगे आप माई सिटी माई प्राइड, गांव की चलो और ये सब कार्यक्रम जो है वहाँ के उपराज्यपाल के द्वारा लाया गया है। अभी देखिएगा इमार कंपनी एक यूएई की कंपनी है और लुलु कंपनी जो सऊदी की कंपनी, ये दोनों ही कश्मीर में निवेश कर रही है और काफ़ी बड़े मात्रा में निवेश कर रही है। इनफैक्ट हांगकांग की कंपनी भी कश्मीर आई है और हांगकांग की कंपनी भी कश्मीर में निवेश कर रही है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट यह भी है कि यासीन मलिक की जो उम्र कैद की सजा हुई है या अहमद शाह गिलानी की जो मौत हुई है, उसके बाद कश्मीर में घाटी में शांति है, अस्थिरता नहीं है। जैसा कि आप बुरहान वानी की मौत के बाद देखिएगा तो कश्मीर में लगभग 3 महीने तक अशांति थी, अस्थिरता थी, जो इस तरह से घटना वर्तमान में देखने को नहीं मिल रही है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने जो बजट पेश किया, इधर हाल में ही आई थिंक बजट पेश हुआ था, जो कश्मीर के लिए स्पेशली 1.42 लाख करोड़ का बजट पेश किया गया था। अब सोच के देखिए 2500 करोड़ रुपए का बजट है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का, और हमारा जो बजट है 1.42 लाख करोड़ का। कितना डिफरेंस है, सोच कर देखिए। तो निश्चित तौर पे कश्मीर के लिए काफ़ी काम हो रहा है, लेकिन कुछ शरारती तत्व से सरकार को निपटने की आवश्यकता है और कठोरता से निपटने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि उसका जो एक नेटवर्क है, उस नेटवर्क को ध्वस्त करना होगा, तभी जाकर कश्मीर में शांति रहेगी और कश्मीर सबका है। अमेरिका रिपोर्ट बैंक की राजनीति का नतीजा भारत, अमेरिका रिपोर्ट वोट बैंक की राजनीति का नतीजा भारत। देखिए एक इम्पॉर्टेंट क्या है, कई लोग मुझसे पूछते हैं कि आखिर पेपर से नोट्स कैसे बनाए। तो भारत अमेरिका संबंध जब आप लिखिएगा मान लीजिए, तो ये एक निगेटिव इम्पैक्ट, मान लीजिए आपने कहीं भारत अमेरिका संबंध लिखा है, उसमें कुछ पॉजिटिव पॉइंट आपने लिखा होगा, कुछ निगेटिव पॉइंट लिखा होगा, तो निगेटिव पॉइंट का भी एक पॉइंट इसको आप वहाँ पे जोड़ सकते हैं। अपने नोट्स में इस पॉइंट को आप लोग जोड़ लीजिएगा कि एक रिपोर्ट अमेरिका के द्वारा जारी किया गया है, जिस रिपोर्ट का नाम है अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक आज़ादी रिपोर्ट। हाँ देखिए, भारत अमेरिका संबंध के जो नकारात्मक पक्ष है उसमें इसको आप लोग जोड़ लीजिएगा, और इसी तरह से नोट्स बनाया जाता है। नोट्स एक दिन में नहीं बनता, नोट्स धीरे धीरे बनता है और इनरिच होता जाता है आपका नोट्स। तो अपने नेगेटिव संबंध में जोड़ लीजिएगा अमेरिका और भारत के नेगेटिव संबंध में कि अमेरिका के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक रिपोर्ट 2022 जारी किया गया, और उसमें भारत में अल्पसंख्यकों के हालात की चर्चा किया गया है और कहा गया कि भारत में अल्पसंख्यकों की जो हालात है वो काफ़ी दयनीय है। इनफैक्ट भारत के अल्पसंख्यकों को उन्होंने पाकिस्तान के अल्पसंख्यक से कंपेयर किया और चीन के उइगर से कंपेयर किया, जो कहीं से भी बनता नहीं है। क्या चीन में जिस तरह से उइगर पे अत्याचार हो रहा है उस तरह से भारत में अल्पसंख्यक पे अत्याचार हो रहा है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए समस्याएं हैं, लोकतंत्र में समस्याएं किसको नहीं है, राइट? लोकतंत्र में समस्याएं सबको है, स्टूडेंट को समस्या है, मुझे समस्या है, आपको समस्या है, महिलाओं को समस्या है, गरीब को समस्या है, अमीर को समस्या है, सबको समस्या है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो समस्या का समाधान नहीं हो सकता। समाधान किया जा सकता है, आपस में मिलकर बातचीत के माध्यम से समाधान किया जा सकता है। लेकिन उस समस्या को जिस तरह से चीन में उइगर मुसलमानों के साथ जो समस्या हो रही है, 10 लाख से अधिक मुसलमानों को जेल में डाल दिया गया, वहाँ पे अपना नाम आप मुस्लिम नहीं रख सकते हैं, कुरान शरीफ को पूरी तरह से चीन चेंज कर रहा है। तो इस रूप में उसको दोनों को कंपेयर करना अपने आप में सही नहीं है। तो इसलिए एक बहुत ही सख्त लहजे में भारत ने ऑफिशियल रिप्लाई किया है, ये देखेंगे आप। अरिंदम बागची हैं, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं, तो इन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है, ऑफिशियल जवाब देते हुए कहा है कि जिस तरह से भारत की अल्पसंख्यकों के हालात पे जो है अमेरिका चिंतित है, उसी तरह से हम अमेरिका में नस्लीय हिंसा जो हो रहा है, जिस तरह से ब्लैक का ज़िंदगी अमेरिका में खतरनाक कंडीशन है। ब्लैक का पॉपुलेशन देखिएगा अमेरिका में लगभग 25% के लोग, 20 से 25% लोग ही ब्लैक लोग हैं अमेरिका में, यानी काले लोग हैं। उस 20 से 25%, और जेल की बात कीजिएगा तो अमेरिका के जेल में लगभग 60% लोग ब्लैक हैं। अब सोचिए, अमेरिका में सिर्फ 20 से 25% लोग ब्लैक हैं, लेकिन जेल में बंद 60% लोग लगभग ब्लैक हैं।
अमेरिका में ब्लैक लोगों के साथ नस्लीय हिंसा हो रहा है लगातार, पुलिस वगैरह भी करती है ये हिंसा, हम लोग देख रहे हैं। और दूसरी तरफ गन कल्चर जो अमेरिका में, हाल में ही एक बच्चा ने गन उठाया और 20-22 लोगों को मार दिया। तो गन लेना अमेरिका में बहुत आसान है, जैसे हम लोग सब्जी खरीदते हैं वैसे वो लोग जाकर गन खरीदता है। तो इसके लिए भी भारत कहीं न कहीं चिंतित है। देखिए सिंपल मतलब इसका ये है कि अगर आप हमारे इंटरनल इशू में इंटरफेयर करना शुरू कीजिएगा तो हम भी आपके इंटरनल मैटर में इंटरफेयर करना शुरू करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम आपके बातों का आप जवाब नहीं देंगे। भारत सशक्त है, भारत सक्षम है और भारत किसी की भी बात का जवाब देगा अगर भारत के अगेंस्ट में कुछ बोला गया है तो। अगेन इंपॉर्टेंट न्यूज, आज का सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज में से एक यह भी है, ईपीएफ पे 8.1% ब्याज केंद्र सरकार की मंजूरी। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ईपीएफ जो है कर्मचारी भविष्य निधि जमा पे 8.1% का ब्याज अब मिलेगा 2021-22 के लिए। इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि 1978-79 के बाद लगभग 40 वर्ष के बाद ये सबसे कम ब्याज दर ईपीएफ पे मिल रहा है जो भारत सरकार दे रही है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है। 1978-79 में जो ब्याज दर था ईपीएफ पे, उससे उसके बाद पहली बार 2021-22 में 8.1% ब्याज दर दिया जा रहा है, जो लगभग 40-45 वर्ष में सबसे कम है। अब देखिए ईपीएफ के बारे में तो बेसिक जानकारी जरूर होना चाहिए। ईपीएफ बेसिकली जो चलाती है एक संस्था, उसको बोलते हैं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, ईपीएफओ कहते हैं इसे। यह एक सरकारी संगठन है जो कर्मचारी सदस्यों के बीच में भविष्य निधि और पेंशन खाते का प्रबंधन करता है। यह कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम 1952 को लागू करता है। यह श्रम और रोजगार मंत्रालय के अधीन है, भारत सरकार द्वारा प्रशासित है। वित्तीय लेन देन के मामले में यह विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। अब देखिए अगर मान लीजिए आप जॉब में जाते हैं तो आपको एक ईपीएफ अकाउंट खुलवाना होता है और उसी में जो है प्रत्येक महीना आपकी सैलरी से कुछ ना कुछ पैसा कटता है और उसके अलावा कहीं ना कहीं सरकार भी कुछ पैसा देती है। वो दोनों को मिला करके एक पर्टिकुलरली इंटरेस्ट मिलता है जो 8.1% है। और बाद में जाकर के जब आप रिटायर होते हैं तो आपको पेंशन मिलता है और साथ ही साथ रिटायर होने पे आपको एक मुश्त राशि मिलती है, तो वो भी कहीं ना कहीं ईपीएफ के द्वारा ही मिलता है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। इस संगठन की अध्यक्षता भारत सरकार के केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। 4 मार्च 1952 को इसकी स्थापना किया गया था। तो ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, इसको और थोड़ा डिटेल में देख लीजिएगा, ईपीएफ के बारे में और जानकारी आप लोग प्राप्त कर लीजिएगा। बाकी बेसिक मैंने आपके साथ चर्चा कर दिया। संरक्षित वन में सीमांकित सीमा से 1 वर्ग किलोमीटर का इको सेंसिटिव जोन होना चाहिए। इसको भी देख लीजिएगा। जो हमारा संरक्षित वन है, जैसे मान लीजिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो मान लीजिए ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो इसका 1 किलोमीटर के क्षेत्र में इको सेंसिटिव जोन होना चाहिए, यानी वहाँ पे किसी भी तरह की मानवीय गतिविधि या अन्य गतिविधि को परमिशन नहीं दिया जाना चाहिए। तो यही माननीय सर्वोच्च न्यायालय का कहना है। ई संजीवनी को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन से जोड़ा गया। तो ई संजीवनी पोर्टल जो है, जिसके माध्यम से टेलीमेडिसिन सुविधा प्रदान किया जाता है, उसको आयुष्मान भारत से भी लिंक किया गया। एक अच्छा कदम भारत सरकार के द्वारा अपनाया गया है। टेलीमेडिसिन क्या होता है, देखिए ई संजीवनी पोर्टल भी क्या है। जिससे मान लीजिए आपको कोई समस्या है, ई संजीवनी पोर्टल पे गए, आप रजिस्टर्ड किए, उसके बाद चिकित्सीय आपको परामर्श मिल सकता है कि आपको क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए कुछ डॉक्टर के द्वारा। तो इसी को ई संजीवनी पोर्टल कहा गया और इसी को आयुष्मान भारत के डिजिटल मिशन के द्वारा लिंक किया गया। पड़ोसी देशों की मदद के लिए लॉन्च होगा नया प्लेटफॉर्म और ये प्लेटफॉर्म का नाम है आइडिया, इंडियन डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक असिस्टेंट स्कीम। आइडिया एक प्लेटफॉर्म है जो भारत के पड़ोसी देशों की मदद के लिए नया प्लेटफॉर्म भारत सरकार ने लॉन्च किया। देखिए अगर आप बिहार से हैं तो उसको जरूर पढ़िएगा। चुप्पी के बाद गंभीर निर्णय लेना, नीतीश का खास अंदाज। पर्यटन का कुल पैकेज है 5 पहाड़ियों से गोद में बसा हुआ राजगीर। बिहार का जो राजगीर है वो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ये भी क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा हुआ। अच्छा, कौन कौन पहाड़ी है, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ।
देखिए कश्मीर के बारे में ऑलरेडी हमने डिटेल से चर्चा कर दिया। बाकी एक सेपरेट वीडियो समय मिलेगा तो मैं बना दूंगा, लेकिन मेरे पास समय अभी कमी है। मैं कोशिश करता हूँ कि बनाऊँ, लेकिन इस तरह से समय मिल नहीं पा रहा है कि प्रत्येक टॉपिक पे सेपरेट वीडियो बना दूँ। लेकिन इसको आप लोग पढ़ लीजिए, जैसे ही मुझे समय मिलेगा मैं बना दूंगा। अगेन यूपीएससी का रिजल्ट आया, फिर से एक बात विवाद शुरू हो रहा है कि क्या हिंदी माध्यम के लोगों को यूपीएससी में इस तरह से शामिल नहीं किया जा रहा है, या बहुत कम बच्चे शामिल हो रहे हैं हिंदी माध्यम के छात्र, आखिर इसका रीज़न क्या है? तो ये चर्चा आज एक बार फिर से आम हो रही है। इसको पहले भी मैंने पिछले साल भी डिस्कस किया था कि अब यूपीएससी में हिंदी माध्यम के छात्र नहीं आगे आएंगे, और निश्चित तौर पर नहीं आएंगे। बहुत कम ऐसा लड़का होगा जो हिंदी माध्यम का है वो आगे आएगा यूपीएससी में। मेजोरिटी ऑफ द सेक्शन कर सकते हैं इंग्लिश मीडियम का ही हावी रहेगा। और हिंदी माध्यम की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, किसी भी अन्य भारतीय भाषा की भी बात कर रहा हूँ। ये है डॉक्टर विजय अग्रवाल। मुझे इनसे मिलने का भी मौका मिला है, दिल्ली में मैंने इनसे मिला था। इन्होंने ये एडिटोरियल बेसिकली लिखा है, और इनका यही कहना है कि अगर इंग्लिश की इतनी आवश्यकता है तो अगर मान लीजिए आप आईएएस बनिएगा और आप तमिलनाडु में जाइएगा तो वहाँ पे आपको तमिल सीखना पड़ेगा। आप उड़ीसा में जाइए, वहाँ पे ओडिया भाषा सीखना होगा। आईएएस बनने के बाद आप वेस्ट बंगाल में जाइए, आपको बंगाली भाषा सीखना होगा। बिना बंगाली का आप वहाँ पे काम नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से आप इंडियन फॉरेन सर्विस में जाते हैं और आपको फ्रांस में जाना है तो वहाँ पे आपको फ्रेंच भाषा सीखना होगा। स्पेन जाते हैं तो स्पेनिश भाषा आपको सीखना होगा। तो सवाल ये उत्पन्न, जापान जाइएगा तो जापानी भाषा आपको सीखना होगा। तो सवाल ये उत्पन्न होता है कि भाषा अगर इतना, अंग्रेजी इतना इम्पॉर्टेंट क्यों बन गया हमारे लिए? तो मुझे लगता है कि आज भी कहीं की औपनिवेशिक मानसिकता जो है हम पे हावी है, और हमको लगता है कि मतलब अंग्रेज जो बोल के गए थे, खास करके लॉर्ड मैकाले जो बोल के गए थे कि हम शरीर से भारतीय लेकिन दिमाग से अंग्रेजी लोगों को पैदा कर रहे हैं, वो आज भी कहीं की चरितार्थ दिख रही है। देखिए एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही, अगर मैं डिस्कस करना शुरू करूं तो मुझे लगता है कि बहुत सारा चीज़ है जो ड्रॉबैक है, जिसके कारण हिंदी माध्यम का लड़का का रिजल्ट बहुत ख़राब हो रहा है। एक तो ड्रॉबैक ये है, 2-3 ड्रॉबैक मैं चर्चा कर देता हूँ आपके साथ, इस पर आप लोग भी सोचिएगा। एक तो ड्रॉबैक यह है कि जो पीटी का क्वेश्चन होता है, और खास करके सीसेट वगैरह का जो क्वेश्चन होता है, पीटी के क्वेश्चन में जो है गूगल ट्रांसलेट का यूज किया जाता है हिंदी में। जैसे मान लीजिए इंग्लिश का क्वेश्चन सेट करने वाला लड़का जो क्वेश्चन सेट करता है वो इंग्लिश भाषा में करता है, हिंदी में नहीं करता। बाद में उसका जो है ट्रांसलेट हिंदी में कर दिया जाता है। तो बहुत ही टिपिकल ट्रांसलेट होता है हिंदी में। खास करके गूगल से अगर ट्रांसलेट आप कीजिएगा तो हिंदी में ट्रांसलेट कीजिएगा तो वो टिपिकल ट्रांसलेट होगा। तो एक तो ये प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि जो मॉडल आंसर मेंस का दिया जाता है वो इंग्लिश में दिया जाता है। अब सोच कर देखिए, एक प्रोफेसर जो हिंदी के क्वेश्चन का जांच करता है या हिंदी की कॉपी का जांच करता है, वो इंग्लिश के मॉडल आंसर को देखते हुए हिंदी का कॉपी जांच करेगा। वो इंग्लिश के मॉडल आंसर को देखते हुए आपको बंगाली में किसी ने लिखा उसमें जांच करेगा, किसी ने तमिल में लिखा तो उसकी जांच करेगा। सवाल ये उत्पन्न होता है कि तमिली के प्रोफेसर से क्यों नहीं जांच करवाया जाता फिर? तो इंग्लिश या नहीं तो इंग्लिश का मॉडल आंसर के देख के ही क्यों जांच करेगा भाई? आप उसको हिंदी का मॉडल आंसर के दीजिए। जितने भी भारतीय भाषा है सभी भारतीय भाषा का मॉडल आंसर की दीजिए। तो आज भी ये समस्या है, और इनफैक्ट बीपीएससी वगैरह में भी ये समस्या है कि इंग्लिश का मॉडल आंसर दिया जाता है, प्रोफेसर को कहा जाता है कि आप इस मॉडल आंसर को देख लीजिए और उसके बाद जो है मार्क्स दे दीजिए। तो इंग्लिश के मॉडल आंसर को देखते हुए, मॉडल आंसर जो इंग्लिश में दिया जाता है उसको देखते हुए हिंदी का कॉपी जांच होता है, या अन्य भारतीय भाषा जो एग्जाम देता है बच्चे उसके कॉपी का जाँच करता है। एक तो ये समस्या है। तीसरा इंटरव्यू में समस्या है। इंटरव्यू में कहीं की पार्शियल डिस्क्रिमिनेशन होता है हिंदी माध्यम और इंग्लिश माध्यम के साथ या अन्य भारतीय भाषा के साथ। तो तीनों ही जब समस्या है, और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की आवश्यकता है यूपीएससी को। सुसंगत बिजली नीति की दिशा में बढ़े देश। देखिए इसको पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लगा, लेकिन एक बार पढ़ लीजिएगा इसको आप लोग। मजबूती की और समुद्री सुरक्षा, इसको भी एक बार देख लीजिएगा। मैं डिटेल से इसको पढ़ा तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये इंपॉर्टेंट दिख रहा है, तो इसको एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। बाकी नौसेना की मजबूती के लिए जो काम हो रहा है, प्रोजेक्ट 75 है, प्रोजेक्ट 75I है, इस तरह से जो हम लोग काम कर रहे हैं, तो उसका एक नोट्स आपके पास ज़रूर होना चाहिए। सस्ते क्रूड के लिए अमेरिका के संपर्क में भी है भारत। विश्व के सबसे अधिक पेट्रोलियम को उत्पादन करता है अमेरिका, सऊदी नहीं करता। ये कंफ्यूज मत कीजिएगा आप लोग, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया। क्रूड ऑयल का सबसे बड़ा उत्पादक है अमेरिका। तो ऐसे कंडीशन में सस्ता पेट्रोल के लिए या सस्ता क्रूड ऑयल के लिए भारत अमेरिका के भी संपर्क में है।
2022 में पहले 5 महीने में 14 यूनिकॉर्न कंपनी बने हैं। यूनिकॉर्न वैसी कंपनी को कहा जाता है जिसका मार्केट कैपिटल $1 बिलियन से अधिक होता है, उस कंपनी को हम यूनिकॉर्न कंपनी कहते हैं। और अच्छी बात है कि 2022 में 14 यूनिकॉर्न पहले 5 महीना में बन चुके हैं। भारत में 100 से अधिक यूनिकॉर्न हैं। मुकेश अंबानी फिर एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन चुके हैं। और धोखेबाज गेहूं निर्यातकों पे होगी सख्त कार्रवाई। इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा। यूरोपीय यूनियन ने रूसी तेल की खरीद पर प्रतिबंध लागू किया है। यस, यूरोपीय यूनियन के कुछ देश ने ये प्रतिबंध लागू किया है कि अब हम रूस से तेल परचेज नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि सभी देश इसमें शामिल हैं। कई देश अभी भी रूस से तेल परचेज कर रहा है। हमारे देश के जो उपराष्ट्रपति महोदय हैं वो 3 देश की यात्रा पे हैं। आई थिंक पहला उनका है गैबोन, सेनेगल और यमन। यमन है या कतर है, मैं कंफ्यूज हूँ, लेकिन 2 देश मैं श्योर हूँ, सेनेगल और गैबोन। उसके बाद आई थिंक कतर है। ये 3 देश की यात्रा में गए हैं। हाँ, 3 देश की यात्रा में गए हैं, गैबोन, सेनेगल और कतर। अब देखिए, गैबोन के साथ हमारी जो कह सकते हैं कि डिप्लोमेटिक रिलेशन है उसका 60 वर्ष कंप्लीट हो रहा है। कतर के साथ हम 50 वर्ष कंप्लीट कर रहे हैं। और सेनेगल जो है प्राकृतिक रूप से समृद्ध जगह है, राइट। तो इसलिए हम वहाँ पे यात्रा कर रहे हैं, उन देशों के साथ संबंध इंप्रूव कर रहे हैं। श्रीलंका को 3.3 टन की चिकित्सीय सहायता भारत ने भेजी है। चीन बना रहा है अब तक का सबसे अत्याधुनिक मानव रहित जहाज। निश्चित तौर पे इस तरह का काम तो चीन कर ही रहा है। भारत को भी निश्चित तौर पर ऐसा करना चाहिए। पेट्रोल उत्पादकों की कीमत पे बढ़ने से नाराज पाकिस्तान में पेट्रोल पंप पे हमला। देखिए, ये मैं चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि पेट्रोल की कीमत पाकिस्तान में 30 रुपये लगभग वृद्धि किया गया। और क्यों किया गया है? क्योंकि पाकिस्तान गया हुआ IMF के पास। IMF ने कहा है कि आपको जो है, जो आप सब्सिडी देते हैं पेट्रोल वगैरह पे, उसको सब्सिडी को समाप्त कीजिए और पूरी तरह से रीस्ट्रक्चर कीजिए अपनी इकॉनमी को, तभी जाकर हम लोन देंगे। तो इसलिए जो है कहीं ना कहीं इस तरह का काम पाकिस्तान में हो रहा है। महंगाई निश्चित तौर पर पाकिस्तान में बढ़ेगा, लेकिन इन द लॉन्ग टर्म उसका बेनिफिट आप पाकिस्तान को मिलेगा। जैसे 1991 के आसपास देखिए, तो भारत भी इस तरह का स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किया था देश में, लेकिन अभी वर्तमान में भारत को फायदा मिल रहा है। 11 फरवरी को भारत में पहली बार होगा फार्मूला ई रेस। फार्मूला 1 रेस का आयोजन भारत में ऑलरेडी किया जा चुका था। ग्रेटर नोएडा में हुआ था, 2010, 11, 12 के आसपास हुआ था। एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, लेकिन अभी जो होगा फार्मूला ई रेस का आयोजन हो रहा है। फार्मूला ई रेस मतलब वैसी गाड़ी जो इलेक्ट्रिक गाड़ी है, उसका रेस होगा। और 11 फरवरी को तेलंगाना के हैदराबाद में ये आयोजित होगा। अगले वर्ष 11 फरवरी को तेलंगाना के हैदराबाद जो है वहाँ पे इसका आयोजित होगा। इसको बोला जाएगा फार्मूला ई रेस, राइट। चलिए, इतना ही न्यूज़ इंपॉर्टेंट था। बाकी एक बार इसको भी देख लीजिएगा। हरिणी को मिला स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी का खिताब। अमेरिका में रहती है, भारतीय मूल की हैं। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।